नमस्कार, कल्पना वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है गृहस्थी। राकेश जी ने सुबह ही नाश्ता करने के बाद अपनी बेटी रिया से कहा, आज लड़का देखने आने वाला है, खबरदार कोई नखरा किया तो इस घर में कोई कुछ बताएगा कभी। रिया अचानक के इस ऐलान से शक पका गई थी। राकेश ने रिया को डांट कर कहा, तुम्हारा बहुत हो गया है, बिमला इसको बोलो मुंह बंद रखे अब। लेकिन रिया की माँ बिमला भी राकेश की तरफ देखकर मुंह बनाकर कहने लगी, ऐसे कैसे किसी से भी ब्याह देंगे। सुन लो तुम भी, मेरी हाँ के बिना कुछ नहीं होगा। रिया ने अपनी मम्मी की बात को काटते हुए कहा, मम्मी वो बात नहीं है, अब मैं पापा के खिलाफ नहीं जाऊंगी, लेकिन बिना बताए ना करें। इसी समय घर के बाहर रेड कलर की चमचमाती हुई एक बड़ी सी कार आकर रुकी तो रिया का परिवार देखता रह गया। कार से उतरने वाला नौजवान बहुत आकर्षक और हैंडसम था। ऊपर से नीचे तक महंगे कपड़े, हाथ में घड़ी और महंगा फ़ोन उसने पकड़ा हुआ था। ये सब देखकर उसकी आंखें चौंधी आ गई थी। रिया भी देखकर हैरान में थी और अपने पापा की तरफ अचंभे से देख रही थी। माय गॉड, ये सब कैसे हो गया। लेकिन राकेश जी ने रिया पर कोई ध्यान नहीं दिया। लड़के ने कार से उतरकर अपने ड्राइवर से कहा, गिफ्ट और बाकी सामान अंदर लाकर रख दो। वो लड़का ये कहकर आगे बढ़ा तो राकेश जी ने भी आगे बढ़कर कहा, आओ बेटा आओ, कैसे हो। राकेश जी ने इस लड़के से कहा तो उसने झुककर पैर छू लिए और विमला जी यानी राकेश की पत्नी इस लड़के को देखकर बगले झांक रही थी। लड़के को देखकर हर कोई हैरान हो रहा था, इसके साथ माँ भी तो मुस्कुराती हुई अंदर आ रही थी। ड्राइवर ने ढेर सारे गिफ्ट्स और फल मिठाइयाँ लाकर टेबल पर रख दिए। बिमला की आंखें देखकर फटी रह गईं। कैसी हैं बहन जी आप, लड़के की माँ ने आगे बढ़कर मुस्कुराते हुए कहा तो बिमला ने मुंह बना लिया। रिया ने मौका पाकर अपनी माँ से कहा, मम्मी मेरे साथ अंदर आइए। अंदर के कमरे में दोनों चली गईं और बाहर रिया के भाई भाभी और पापा लड़की और उसकी साथ आई माँ की आवभगत करने में जुट गए। रिया ने अंदर जाते ही दरवाज़ा बंद कर लिया था। मम्मी ये लोग कैसे आ गए, किसने बुलाया इन्हें, इनके रंग ढंग कैसे बदले हुए हैं। विमला ने अपनी बेटी से अचरज भरी आवाज़ में कहा, मैं तो खुद हैरान हूँ कि ये भिखारी इतने अमीर कैसे हो गए। कहीं कोई पैसे का छप्पर तो नहीं फट गया। बिना उसके तो ऐसा नहीं होने से रहा। और मुझे भी नहीं पता बेटा कि किसने बुलाया है। राकेश जी वहीं आ पहुँचे और कमरे के बाहर से आवाज़ देने लगे, बिमला चुपचाप बाहर आ जाओ और उसके साथ बैठो। रिया को भी कहो कि उसके सामने ठीक से आए और जुबान बंद रखे। राकेश की बात सुनकर रिया की माँ बिमला मौके की नजाकत को भांप कर चुप रही और रिया को समझा बुझाकर तैयार होने को कह गई। तैयार होते होते रिया की आंखों के सामने 2 साल पहले की बातें घूमने लगीं और वो वहीं पहुंच गई। ये देखो, ये बुढ़िया जब देखो कान लगाए सुनती रहती है, जाकर कुछ काम कर, यहाँ खड़ी मत रहे। रिया ने अपनी बूढ़ी सास सुमन को अपने कमरे के बाहर बातें सुनते देख लिया और वो अपनी सास पर चिल्लाने लगी, अरे बेटा क्या हुआ। फ़ोन पर रिया की माँ ने रिया को गुस्सा करते सुना तो पूछने लगी। रिया ने अपनी माँ को बढ़ा चढ़ाकर बात बताने लगी, अरे माँ इस बुढ़िया ने परेशान कर रखा है। इस घर में प्राइवेसी नाम की चीज़ ही नहीं। अपनी माँ से फ़ोन पर बात करने के लिए कितनी बार सोचना पड़ता है, किसी न किसी बहाने से मेरे कमरे में आती रहती है। रिया की माँ बिमला ने उसको समझाने की बजाय उल्टी सलाह दे दी, अरे तो इसको वृद्धाश्रम भेज दो ना, वहीं पड़ी रहेगी, वैसे भी विधवा है, अब इसको करना ही क्या है। अपनी माँ की बात सुनकर रिया के तेवर अपनी सास के लिए और तीखे हो गए। माँ आपका दामाद अपनी माँ का भक्त है, अभी वो मेरे बस में नहीं है, मगर जब एक बार मेरे बस में होगा तो इस बुढ़िया की सूरत भी नहीं देखूंगी, इसको ऐसा बाहर फिकवाऊंगी। रिया की नई नई शादी हुई और अभी 3 महीने हुए थे, लेकिन रिया ने इतनी जल्दी ऐसे रंग दिखा दिए थे कि सास सुमन जी बेचारी आवाज़ तक नहीं निकाल पा रही थी। रिया का आए दिन अपनी सास को कोसना और भला बुरा कहना बढ़ता ही जा रहा था। सास बेचारी परेशान हो गई थी, लेकिन पति के ना होने के कारण कोई दूसरा सहारा भी नहीं था। राजीव ने कहकर बात बढ़ाना भी नहीं चाहती थी। दोपहर के समय सुमन जी ने आवाज़ लगाई, बेटा खाना बन गया हो तो प्लेट लगा दे, मुझे भूख लगी है, मुझे दवाई भी खानी है। रिया ने तीखी नज़रों से रसोई से निकल कर देखा, अच्छा बुढ़िया को भूख लगी है, नई नई शादी हुई है, अभी 3 महीने हुए हैं और तुम लोगों ने मुझे काम वाली बना दिया है। घर में नौकरानी लगाओ, मुझसे इतना काम नहीं होगा, बहू हम 3 ही तो लोग हैं। रिया की सास सुमन जी ने कहा। रिया अपनी बात पर अड़ी थी, हाँ तो 3 लोग खाते नहीं है क्या, कितना सारा काम होता है, मैं तो आज ही राजीव से बात करूंगी। सुमन ने समझाने की कोशिश की, बेटा उसकी कमाई इतनी नहीं है, तुम ऐसे खर्चे मत बढ़ाओ। रिया के तेवर कम ही नहीं हो रहे थे,
मुझे कुछ नहीं पता, मैं इतना काम नहीं कर सकती। नौकरानी तो लगानी ही पड़ेगी, या फिर बुढ़िया तू खुद ही सारा काम कर। उसे तो सास से बोलने की तमीज भी नहीं थी। ऐसे में सास को समझ ही नहीं आ रहा था कि रिया को कैसे समझाए, बात ना बिगड़े, इसके लिए खुद का गुस्सा उन्होंने रिया की ऐसी भाषा सुनकर भी कंट्रोल रखा था। नई नई शादी बची रहे, जिससे बचने के लिए सास खुद ही काम खत्म करती थी, जिससे रिया के मुँह न लगना पड़े। शाम को जैसे ही राजीव ऑफिस से घर आया, रिया अपना शिकायतों का पिटारा खोलकर बैठ गई। राजीव, तुम्हारी मम्मी सारा दिन मुझसे इतना काम करवाती है, मैं बहुत थक जाती हूँ। एक नौकरानी लगवा दो घर में। अरे इतना सा काम तो है रिया, मैं माँ से कह दूंगा, मदद कर देंगी। लेकिन देखो, नौकरानी तो अभी नहीं लगा सकता हूँ क्योंकि खर्चे बहुत हैं, इससे बचत कैसे होगी। तुम बात को समझो और संभाल लो। लेकिन रिया को ये बात समझ ही नहीं आई। मैं कहाँ फंस गई, कैसे लोग हैं, इन गरीबों के पास पैसा ही नहीं, मुझे कितने शौक मानने पड़ते हैं, अब एक मेड तक नहीं लगा सकते। मेरे पापा ने भी तुम्हारे घर में जाने क्या देखा था। मेरी सहेली आती है, उसके सामने भी खुद काम करना पड़ता है, तो वो मजाक उड़ाती है कि मेड क्यों नहीं रखती घर में। बोलो उसको क्या जवाब दूँ। देखो रिया, नाराज मत हो, मैं दूसरी जॉब ढूंढ रहा हूँ, या फिर प्रमोशन हो गया तो मैं पैसे ज़्यादा आएंगे, और कोई अच्छी सोच का इंसान ऐसी बात नहीं कह सकता। प्रॉब्लम तो तुम्हारी सहेली की सोच में है। अपने घर का काम करने में कोई छोटा नहीं होता। राजीव एक सीधा साधा इंसान था और उसे ये बातें समझ में नहीं आती थी। लेकिन रिया को कहाँ सब्र था, उसको सब जल्दी से और एक साथ चाहिए था। रिया मुँह झटक कर उठकर बिस्तर पर औंधे मुँह लेटकर रोने लगी, और राजीव ने से उसकी नादानी मानकर कुछ देर मना लिया। राजीव ने सोचा नई नई जिम्मेदारी है, आगे आगे समझ जाएगी। लेकिन रिया के रंग ढंग दिन पर दिन बिगड़ते चले गए। आए दिन सास को नीचा दिखाना और बुरा व्यवहार करती रही। हर वक्त उसका मुंह गुस्से से फूला ही रहता था। रिया हर रोज़ अपनी माँ को फ़ोन किया करती थी और एक एक बात बता देती थी। रिया की माँ भी बेटी के प्रेम में उसे समझाने की बजाय आग में घी डालने का काम किया करती थी। एक दिन राजीव ने घर में घुसते ही ये सब होते देख लिया, जब रिया सुमन जी के पीछे पड़ी थी। राजीव का चेहरा ये देखकर गुस्से से लाल हो गया। इस बुढ़िया का आखिरी दिन जाने कब आएगा। बेटे को भी अपने बस में कर रखा है इसने। मैं तो थक चुकी हूँ। रिया, ये क्या बदतमीजी है, किस तरह बात कर रही हो। ये मेरी माँ और तुम्हारी सास हैं। रिया चिल्लाने लगी। तो फिर थोड़ा अपनी माँ को भी समझाओ, मैं भी बहू हूँ और ऐसे वैसे घर से नहीं आई हूँ। लेकिन सुमन जी रिया का साथ देने लगी। अरे बेटा छोड़ना, उसमें नादानी है, अभी बच्चों जैसा दिमाग है, लाड़ प्यार में पली है ना, कोई बात नहीं, आगे आगे समझ जाएगी। राजीव की माँ ने रिया का ही पक्ष लिया तो राजीव चीख पड़ा, क्या समझ जाएगी माँ, ये बच्ची थोड़ी है, क्या अपनी माँ से ऐसे ही बात करती है ये। नहीं बेटा, बात को क्या बढ़ाना, छोड़ना। राजीव की माँ सुमन जी हमेशा बात को टालने की कोशिश कर रही थी, बातों को छुपाती भी रही। अब बेटे के सामने अच्छे बनने का ढोंग क्यों कर रही है। रिया ने जैसे ही बोला तो राजीव ने आगे बढ़कर एक थप्पड़ रिया के गाल पर जड़ दिया। बहुत देर से तुम्हारी तमीज देख रहा हूँ, खबरदार जो इस घर में ये सब किया, वरना घर से बाहर निकाल दूंगा। रिया को ये हरकत देखकर राजीव का खुद पर काबू चला गया था। रिया खामोश तो हो गई, लेकिन उसने रोते रोते अपनी माँ को फ़ोन किया था। मम्मी, आज राजीव ने मुझे थप्पड़ मारा है, कहाँ भिखारियों में पटक दिया मुझे पापा ने। मेड के लिए कहा तो दोनों माँ बेटे मेरे पीछे पड़ गए हैं। हर एक चीज़ के लिए मन मानना पड़ता है, मेरी ज़िंदगी भिखारियों जैसी हो गई है मम्मी। फ़ोन पर रिया रोते रोते अपनी माँ से ससुराल की बुराइयां करके खूब भला बुरा कह रही थी। बेटा, मुझे तो पहले ही ये नहीं पसंद था, पर तुम्हारे पापा ने कोई बात नहीं सुनी। रिया को माँ ने आग में घी डाल दिया था, जिससे रिया और चिड़चिड़ी रहने लगी। एक दिन सुमन जी ने राजीव से हिम्मत करके कहा, बेटा, बहू का अपने घर का बात करना कम करवा दे। उसे समझा कि ज़्यादा माँ से बात करेगी तो तेरा घर टूट जाएगा, यहाँ की बातें वहाँ पहुँचाएगी तो अच्छा नहीं है। राजीव समझदार था, उसने हमेशा की तरह बड़े प्यार से रिया से कहा, मगर रिया हमेशा अकड़ी रहती थी। भर दिए तुम्हारी माँ ने तुम्हारे कान, इस औरत ने मेरी खुशी देखी नहीं जाती, किसी अनाथ से शादी करती तुम्हारी, मुझसे क्यों की। रिया ने इस बात पर घर सिर पर उठा लिया और मौका मिलते ही रोते रोते अपने घर माँ को फ़ोन करके भी बता दिया, ये तो बहुत जल्द ज्यादती हो रही है, अब मैं तुझे इन जाहिलों के घर नहीं छोड़ सकती, मैं तुझे अभी लेने आ रही हूँ। रिया की माँ ने तुरंत रिया के पापा से रिया के लेकर जाने के लिए कहा। पागल हो क्या, बेटी का घर बिगाड़ने पर तुली हो। अरे छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, इसका मतलब ये थोड़ी कि उसे यहाँ ले आए। रिया की माँ बिमला ने उसके पापा राकेश जी से समझाने की कोशिश की, लेकिन वो रिया को वापस लाने पर तुली हुई थी और अकेले ही लेने चली गई। चल बेटा, कपड़े पैक कर। रिया की माँ बिमला ने आते ही ऐसा कहा तो सुमन जी हैरान हो गई।
ऐसा तो उन्होंने सोचा ही नहीं था। विमला जी, ये नादान है, बच्ची है अभी, छोटे छोटे झगड़ों में घर छोड़कर छोड़े जाते हैं, आप इसको समझाइए। सुमन जी ने समझाया, लेकिन उनकी बात सुनकर विमला उन पर ही चिल्लाने लगी। बहुत फायदा उठा लिया आपने हम लोगों का। पैसे वाले घर की लड़की चाहिए थी आपको, तो अपने घर में ऐशो आराम भी रखने चाहिए थे। यहाँ मेरी बेटी बर्तन धो रही है और उसने अपने घर कभी तिनका तक नहीं हिलाया। फूल की तरह रखा है मैंने इसको, और आप लोगों ने इसको काम वाली बना दिया। रिया के सामने रोने का नाटक करने लगी और अपने कपड़े पैक करना शुरू कर दिया। बेटा, अपनी मम्मी को समझाओ, उन्हें गलत फहमी हुई है, ऐसे घर टूट जाएगा, बोलो इनसे। सुमन जी ने आकर रिया से बात करने की कोशिश की, लेकिन रिया ने उल्टा अपनी सास को जी भर कर सुनाया। आज मेरी माँ आई है तो इसके सामने आप अच्छे बनने का नाटक कर रही हैं। अब रहने दीजिए, संभालिए अपना घर और अपने बेटे को, मुझे लेने कभी मत भेजना। रिया अपनी सास सुमन जी को धमकाकर अपनी माँ के साथ गाड़ी में बैठकर चली गई। सुमन जी ने बेटे को फोन किया तो राजीव हैरान रह गया। बेटा, उसे ले आना, वो गुस्से में गई है, दिमाग ठंडा होगा तो आ जाएगी। सुमन जी ने बेटे को भी समझाया, मगर राजीव खुद भी रिया से तंग आ चुका था। माँ, जाने दीजिए उसको, आप आई तो ठीक है, वरना मैं लेने नहीं जाऊंगा। घर दोनों का टूटा है और वही गई है, मैंने नहीं निकाला है। राजीव का कहना अपनी जगह सही था, क्योंकि वो रिया की फितरत समझ गया था। वो सोच रहा था कि खुद ही वापस आ जाएगी, मगर रिया को 1 हफ्ता हो चुका था। रिया के पिता राकेश जी समझ रहे थे कि कुछ दिन बाद रिया अपने घर खुद ही चली जाएगी, और अभी गुस्से में है तो उन्होंने उस वक्त बात नहीं की। मगर 1 हफ्ता होने के आया तो उन्होंने अपनी बेटी को बैठाकर बात की। बेटा, ये अच्छी बातें नहीं होती, अपना घर ऐसे नहीं छोड़ा करते, राकेश जी ने समझाया। मगर रिया पापा पर ही नाराज होने लगी। पापा, आप तो कुछ नहीं जानते, अपना कितना मन मारा मैंने वहाँ पर। सारे दिन काम करो और नौकरानी भी नहीं लगा रख सकते। राजीव ने उसके लिए मना कर दिया था। खाना बनाकर मेरे हाथ खराब हो गए हैं। राजीव को 1 पैसे का हिसाब देना पड़ता है। ऐसे भिखारियों में फंसा दिया आपने मुझे। बेटा, शुरुआत में समस्या आती है, बाद में सब ठीक हो जाता है, मगर धैर्य रखना पड़ता है, और पति की जितनी कमाई हो उतने में ही घर चलाना चाहिए। राकेश जी के ऐसा कहते ही रिया जोर जोर से बोलने लगी। वो कुछ समझने को तैयार नहीं थी। पापा, आपको राजीव को कहना चाहिए, मुझे नहीं। राकेश जी समझाकर थक चुके थे। अब बेटा, तुझे वक्त ही समझाएगा। ये कहकर उन्होंने रिया से कुछ भी कहना छोड़ दिया। एक बार राजीव ने अपनी ससुर जी से फोन पर बात करके रिया को वापस भेजने के लिए भी कहा। तब उन्होंने रिया को गलती बताकर कहा, उसको उसके हाल पर छोड़ दो बेटा, अभी नहीं समझ रही है, वक्त अच्छे से समझा देगा। अब राजीव ने भी चुप्पी साध ली और रिया को लेने ही नहीं आया। सुमन जी ने कई बार कहा, मगर राजीव ने टाल दिया। रिया अपने घर में जब से वापस आई थी तो भाभी वंदना से बहु कम रही थी, लेकिन धीरे धीरे मतभेद होने शुरू हो गए। वंदना भाभी, आप ये सब क्या गवारों की तरह काम करती हैं? काम करने की तमीज नहीं है क्या आपको? रिया का बदलता व्यवहार रिश्ते खराब कर रहा था। मम्मी, भाभी को कहिए मेरे कपड़े टाइम से धोया करें और प्रेस भी कर दिया करें, मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनती। रिया जैसा कहती उसकी माँ विमला भी अपनी बहू वंदना को कहने लगती। पहले तो वंदना बर्दाश्त करती रही, मगर बाद में उसका मूड खराब रहने लगा। क्या करें इनका, जाने अपने घर कब जाएंगी, जब देखो धौंस जमाती रहती हैं। वंदना को बड़बड़ाते हुए रिया ने सुन लिया था। क्या हुआ भाभी, मुझे घर से निकालोगी क्या? अकेले जायदाद हड़पने का मन है क्या आपका? मैं भी बेटी हूँ, अपने पापा की हक है मेरा। आप बहू हो, जरा अपनी औकात में रहो। वंदना ये सब सुनकर खामोश तो रह गई, क्योंकि ये तो वंदना आए दिन का काम था। मगर शाम को अपने पति से रिया की शिकायत दी। अमित, मुझसे अब सहन नहीं होता, लगता है दीदी अपना घर तो छोड़ ही आई हैं, लेकिन हमारा घर तोड़कर रहेंगी। वंदना ने जैसे ही अमित को ये सब बातें बताईं तो कमरे के बाहर खड़े राकेश जी ने ये बातें सुन ली। उन्हें भी यह एहसास हो रहा था कि रिया का व्यवहार भाभी के साथ बहुत गलत है। देखो रिया बेटा, बहुत दिन हो गए, अब तुम्हें जाना चाहिए। तुम कहो तो मैं राजीव को बोल दूंगा, वो तुम्हें लेने आ जाएगा। पापा, मैं बोझ हूँ क्या जो ऐसी बातें करते हैं? उसको बुलाने की अब कोई ज़रूरत नहीं, मैं वहाँ अब बिल्कुल नहीं जाना चाहती, वहाँ दम घुटता है। रिया के पापा समझ नहीं पा रहे थे कि इसको कैसे समझाया जाए। विमला, अपनी बेटी को कुछ समझाओ, बहुत दिन हो गए हैं, इसका गुस्सा अभी तक उतरा नहीं है, अपना ही घर तोड़कर बैठी है। रिया के पापा उसके लिए परेशान हो रहे थे और अपनी पत्नी विमला से बात की। नहीं जी, मेरी फूल सी बच्ची वहाँ दिन भर एड़ी घिसे, मुझे तो ये बर्दाश्त नहीं है, मैं खुद देख लूँगी कि क्या करना है। रिया के पापा परेशान हो उठे थे कि जाने क्या होगा,
क्योंकि माँ के अलावा तो किसी की सुनने वाली भी नहीं थी। रिया के पापा ने अपने बेटे अमित से बात की। अमित क्या होगा इसका? इसने यहाँ आकर भी माहौल बिगाड़ दिया है, अपना घर भी छोड़ आई है और इधर के हालात भी बिगाड़ रही है। ठीक है पापा, मैं एक बार राजीव से कहकर देखता हूँ। अमित ने सोचा राजीव से बात करके रिया को उसके साथ भेज देंगे। राजीव अमित के कहने पर आया भी, मगर रिया ने तो घर को सिर पर उठा लिया। रिया उसे देखते ही चीखने लगी, ये आदमी यहाँ क्यों आया है? अपनी माँ का साथ देते वक्त तो नहीं सोचा था। देखो रिया, बात को ख़त्म कर दो, तुम भी अपनी गलती मान लो, राजीव ने समझाया। लेकिन रिया ने उसे खूब बेइज्जत किया, जिससे राजीव का मन खट्टा हुआ और उसने फिर कभी ना आने का फैसला कर लिया। देखो अमित, मैंने कोशिश कर ली, लेकिन इसको सिर्फ अपने मन की ही करनी है। मेरी माँ की बेइज्जती इसने जी भर कर की। इसका बस चलता तो उन्हें घर से ही निकाल देती। फिर मैं सब भूल कर इसको लेने आया। अब ये नहीं आना चाहती तो मैं अब नहीं आऊँगा। खुद आई तो ठीक है, अमित ने राजीव से कहकर वापस चला गया। रिया अपनी माँ के साथ और मजबूत हो गई और उसने अपने लाल से साफ कह दिया, जब राजीव भी मुझे लेने नहीं चाहता है तो फिर मैं भी नहीं जाऊंगी। रिया को ना जाने का बहाना मिल गया था। रिया ने चुपचाप जाकर वकील से जायदाद के पेपर बनवा लिए, जिसमें आधा हिस्सा रिया का था। जब ये बात उसके पिता को पता चली तो वो सन्न रह गए। इस हद तो उन्होंने सोचा भी नहीं था। जब उन्होंने रिया से बात की तो उसने वंदना भला बुरा कहना शुरू कर दिया। किसी तरह से जायदाद का बंटवारा रोका गया। बेटा, और कितनी देर लगाओगी? रिया अंदर बैठी आज अपने जीवन में बीते 2 साल पहले की बातों को याद कर रही थी और आज पहली बार उसे खुद पर और अपनी सोच पर शर्म आ रही थी। रिया ने अंदर से आवाज़ दी, आती हूँ पापा, और कहकर कुछ देर में आने के लिए बोल दिया। रिया को वापस आए 2 साल हो गए थे और अब राजीव की कोई खबर नहीं थी, ना ही रिया ने उसकी सुध ली थी। रिया ने वंदना पर रौब जमाना शुरू कर दिया था और माहौल इससे बिगड़ता ही जा रहा था। एक दिन तो हद हो गई जब रिया ने वंदना से उसके जेवर मांगे और ना देने पर उसे ताना देने लगी कि अपने घर से लाई थी क्या, गरीब लड़की को बहू बना लिया और अब इसके पर निकल आए। अगर ये जेवर बेचकर खा गई तो वंदना ने झगड़े के डर से जेवर तो दे दिए, लेकिन इसके बाद रिया उसकी आंख का कांटा बन गई, जिसे वो निकाल नहीं पा रही थी। लेकिन उसका व्यवहार खराब होता चला गया। अब वो भी बात बात पर ताने देने लगी, क्योंकि वंदना का व्यवहार बर्दाश्त के बाहर हो रहा था। अगर इतना शौक है तो खुद बनाइए, नौकरानी नहीं आई हूँ यहाँ अपना घर छोड़कर, यहाँ बैठी तो चली आई, जाइए ना पति के पास। वंदना की ये बातें अब रिया को चुभने लगी थीं। सब बाहर जाते और उसे कोई पूछता भी नहीं था। उसकी माँ भी अपनी सहेलियों में व्यस्त रहने लगी। रिया का समय अब जा चुका था जब वो रौब और धौंस जमाकर मायके में रहती थी। वंदना उसे बार बार यही एहसास कराती कि ये घर तुम्हारा नहीं है। एक दिन राकेश जी की बहू वंदना से उसने कहा, पापा दीदी की शादी क्यों नहीं करा देते आप? राकेश की चिंता में बोल पड़े, बेटा इसके हालात देखे हैं, मुझे तो डर है कि कहीं दोबारा से लड़कर वापस आ गई तो हम सबको क्या मुंह दिखाएंगे। वंदना ने राकेश जी से कहा, पापा क्या पता इस बार ऐसा ना हो। बेटा अमित भी बोल पड़ा, हाँ पापा, दीदी की पसंद से ढूंढते हैं ना, फिर तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। इनको पैसे वाला चाहिए तो देखते हैं, कोई मिलेगा तो बात करेंगे इनसे। राकेश रिया से परेशान आ चुके थे। देख लो तुम लोग, मुझे तो अब उससे डर लगने लगा है। एक से एक लड़के देखे जाने लगे। अमित ने जाने कितने लड़कों को रिजेक्ट किया, लेकिन अब तक रिया से इस बारे में कोई बात नहीं की, क्योंकि जानता था कि वो मानेगी नहीं। एक दिन मैट्रिमोनियल साइट पर एक प्रोफाइल ऐसा सामने आ गया कि अमित चौंक गया और उसकी हैरानी की सीमा न रही। ये तो वही सब है जो दीदी को चाहिए था, और बुलाने आज वही लड़का घर आ चुका था। रिया कमरे से तैयार होकर बाहर आ चुकी थी और सभी उसे देख रहे थे। सामने बैठा लड़का उसका पति राजीव ही था। रिया उसे अपनी तरफ देखते हुए देखकर शक पका गई थी। सब चुपचाप बैठे थे और बात शुरू करने का मौका ढूंढ रहे थे। तो अमित ने शुरुआत की, जीजा जी क्या बात है, आप तो बिल्कुल बदल गए। मैं तो आपको मैट्रिमोनियल साइट पर देखकर चौंक गया था। एक पल के लिए तो विश्वास ही नहीं हुआ। आपका प्रोफाइल देखकर तो मैं पापा को बताए बिना नहीं रह सका। अमित की बात सुनते ही राजीव ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, ये सब इनके ही कारण हुआ है। इस बात को सुनकर रिया की माँ बिमला खिसिया गई और तुरंत बोल पड़ी, ऐसा क्या हो गया, जरा हम भी तो सुने कि कौन सा छप्पर फट गया या फिर कोई लॉटरी निकल आई इन लोगों की। राकेश जी अपनी पत्नी की इस बात पर तमतमा गए, लेकिन खुद पर काबू रखकर उन्होंने धीरे से कहा, बिमला जरा चुप रहो, बड़ी मुश्किल से तो ये दिन आया है, अब तुम सब कुछ बिगाड़ने की कोशिश मत करो।
लेकिन पत्नी बिमला का सुर और भी ऊंचा हो गया। मैं कहाँ बिगाड़ रही हूँ, पूछा ही तो है। ये कैसे सीईओ बन गया, कहीं ये सब किराए का तो नहीं ले आया। बिमला लगातार उन लोगों की बेइज्जती कर रही थी। राकेश जी ने इस बार उठकर कहा, तुम जरा अंदर चलो। नहीं पापा जी, इनकी जिज्ञासा को मैं शांत किए देता हूँ। फिर राजीव ने बिमला से कहा, मम्मी जी, आपकी बेटी ने इसी तरह मेरी माँ की बेइज्जती की थी, जैसे अभी आप कर रही हैं। इसके नखरे तो इनकी भाभी जानती ही होगी। राजीव ने ऐसा कहा तो रिया की भाभी वंदना हैरान हो गई। राजीव आगे बोला, मम्मी जी, इसको मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, ये आज भी बदली नहीं होगी। लेकिन हमें भिखारी का तमगा जो आप लोगों ने पहनाया था वो वापस करने आया हूँ। औकात तो मैं आपकी देख रहा हूँ कि आप लोग किस तरह इज्जत देते हैं। मैं पढ़ा लिखा हूँ और आज मेहनत करके सीईओ के पद पर पहुंचा हूं, लेकिन आप वहीं खड़ी रहीं अपनी बेटी के साथ। जो ये सब आपको किराए का लगता है ना, वो मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूं। इसको बेचकर अपनी बेटी के नखरे पूरे कीजिएगा, क्योंकि मैं तो क्या, कोई लड़का इसके नखरे नहीं उठा सकता। जहां से अमित ने मेरा प्रोफाइल देखा वहां जाने कितने रिश्ते मेरे आगे पीछे घूम रहे हैं, लेकिन मैं अब तलाक लूंगा और एक समझदार लड़की से ही शादी करूंगा। मैं बस इसको आईना दिखाने आया था। राजीव अपनी माँ के साथ खड़ा हुआ और जाने लगा। बिमला जी के सुनकर होश ही उड़ गए थे। उम्मीद भी नहीं थी इतने सब की। उनका वही दामाद जिसको उन्होंने कभी भिखारी कह दिया था, वो इतना बड़ा बन चुका था। रिया अपने बारे में ये सब सुनकर आज जमीन में गड़ी जा रही थी। जो शब्द उसने कभी राजीव को कहे थे वो उसने ब्याज समेत लौटा दिए थे। जाते समय राजीव की माँ ने आगे बढ़कर रिया के सिर पर प्यार से हाथ रखा तो रिया देखती ही रह गई। राकेश जी ने तुरंत आगे बढ़कर राजीव को रोका। बेटा रुक जाओ, भूल जाओ आप सब कुछ। राकेश जी गिड़गिड़ा दिए, लेकिन आज राजीव नहीं रुका। दोनों माँ बेटे जा चुके थे, मगर लाल रंग की चमचमाती कार घर के बाहर खड़ी थी, जिसे देखकर बिमला के ऊपर ढेरों पानी पड़ रहा था। लेकिन वो अब भी अपने ही तेवर में थी। रिया की माँ बिमला का वही राग फिर से शुरू हो गया। जाने कहाँ से लाया, कहीं चोरी की न की हो, हम लोग ही फंस जाएं। पत्नी बिमला की बात सुन राजेश जी जोर से चीखे, चुप रहो तुम बेहया औरत। 2 साल हो चुके हैं और ये औरत अभी भी वही करने पर तुली है। राकेश जी को इस तरह कहते देखकर वंदना और अमित देखते रह गए। बिमला ने आंखें निकालकर पति की तरफ देखा। चुप रहिए जी, शर्म कीजिए, बच्चों के सामने जुबान संभालिए, मेरी भी इज्जत है। अच्छा, अब इज्जत याद आ रही है, कुछ देर पहले इज्जत नहीं थी तुम्हारी? इसकी सास को खूब इज्जत दी तुमने। बिमला ने अभी भी उसी लहजे में पति से कहा। वो लोग हैं ही ऐसे, इसी लायक हैं। राकेश जी ने रहा न गया, उन्होंने अपनी पत्नी के गाल पर इतनी तेज तमाचा जड़ दिया कि आवाज गूंज गई। बिमला का हाथ तुरंत गाल पर चला गया, वो दर्द के मारे बिलबिला गई। राकेश जी की आंखें गुस्से में लाल थीं और अब बिमला का पैर ये देखकर कांपने लगे थे। एक माँ का फर्ज बेटी को समझाना होता है, ना कि उसका घर तोड़वाना, जो तूने किया है बिमला। अगर ये वंदना तुम्हारे साथ यही करे तो जो रिया ने अपनी सास के साथ किया था, तब क्या तुम वृद्धाश्रम चली जाओगी? राकेश जी का इतना कहते ही रिया और बिमला ने राकेश जी की तरफ देखा, मगर राकेश जी आज चुप होने वाले नहीं थे। शुक्र करो कि वंदना तुम्हारी बेटी की जैसी नहीं है, नहीं तो तुम इस घर में दिखाई नहीं देती। और तुम्हारी ये बेटी भी, जिसने वंदना को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। चल रिया। बिमला राकेश जी की बातों पर गुस्से में तमतमाई हुई और रिया का हाथ पकड़ कर ले जाने लगी। रिया ने झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया। मम्मी बस कीजिए, अब मुझे समझ आ गया है मैंने कितना गलत किया। मैं अंधी हो गई थी, आपके लाड दिए में। मम्मी, अगर मैं गलत कर रही थी तो आप मुझे समझा सकती थी। रिया का ये रूप देखकर बिमला चौंक गई थी, इधर उधर देखने लगी, मगर आज रिया की आंखें खुल गई थी। मम्मी, कुछ हो या ना हो, लेकिन मैं राजीव और उनकी माँ से माफ़ी जरूर मांगूंगी। राकेश जी ने रिया के सिर पर हाथ रखकर कहा, जा बेटा जल्दी कर, नहीं तो वो तलाक मांगेगा और तू कुछ न कर पाएगी। अमित ने तुरंत रिया को कार में बिठाया और राजीव के घर ले गया। सामने रिया को देखकर राजीव अंदर कमरे में चला गया, लेकिन माँ सामने ही खड़ी थी और उन्होंने रिया को देखते ही मुस्कुराहट देकर कहा, आओ बेटा। रिया उनके कदमों में गिर गई। मैं ही बदनसीब हूँ जो आप जैसी सास को ना समझ पाई। राजीव ने कितनी बार कहा, लेकिन कुछ नहीं सुना और हमेशा मन का किया, आपको अपमानित किया, आश्रम भेजने की बात की। मैं माफ़ी मांगने लायक नहीं हूँ मम्मी जी, लेकिन हो सके तो माफ़ कर दीजिए। कदमों में पड़ी रिया रोए जा रही थी, जिसे देखकर सास सुमन जी ने उठाकर खड़ा कर दिया। बेटा कोई बात नहीं, गलती इंसान से ही होती है, मुझे कोई शिकायत नहीं है। जो होना था तो हो गया, तुम भी भूल जाओ और राजीव भी भूल जाएगा।
तभी राजीव बाहर निकल आया। माँ, इससे कहो यहाँ से जाए। सुमन जी ने तुरंत राजीव को समझाया, नहीं बेटा, तुम भी इसको माफ़ कर दो और गुस्सा थूक कर अपना घर बचा लो। राजीव अब भी मानने को तैयार नहीं था। माँ ये गलती मानकर नहीं बल्कि पैसे देखकर आई। इसकी फितरत कभी नहीं बदल सकती। ये बहुत लालची है। रिया का मन जार जार रो रहा था। अपनी ही नज़रों में गिरना दिल को तोड़ देता है, मगर इंसान कुछ कह नहीं पाता। वही एहसास रिया को हो रहा था। अमित इतने देर से सब देख रहा था, लेकिन फिर बोल पड़ा, जीजाजी मैं इन्हें नहीं लाया, दीदी खुद माफ़ी मांगने आई हैं। रिया ने अमित से तुरंत कहा, चलो अमित अब चलते हैं। राजीव, तुम्हारी कार बाहर खड़ी है जो तुम अभी घर छोड़ आए थे, और तुम भी मुझे माफ़ कर देना। जो भी हुआ इसका मुझे वाकई अफसोस है और दुख भी। मैंने अपनी बनी बनाई गृहस्थी को अपने हाथ से उजाड़ दिया, प्लीज़ माफ़ कर देना। रिया कहकर दरवाजे से बाहर निकल गई थी। राजीव रिया को देखता रह गया। उसने रिया को ऐसे कभी नहीं देखा था। वो तो जिद्दी जबरदस्ती वाली फितरत की लड़की हुआ करती थी, लेकिन आज शांत क्यों लग रही थी। सुमन जी ने राजीव को हिलाया। राजीव, जा रोक ले उसे एक बार, तो माफ़ करना बनता है ना। कोई बात नहीं, अब तो उसे एहसास हो गया है। राजीव अब भी रिया पर भरोसा नहीं कर पा रहा था, तो उसने माँ को जवाब दिया, लेकिन माँ, अगर पैसा नहीं होता तो क्या ये आज माफ़ी मांगने आती। सुमन जी बोली, बेटा 2 साल में ये भी तो घर टूटने के दर्द से गुजरी होगी, कहीं ना कहीं दुख तो हुआ होगा। पहले तो राजीव उसे बाहर तक जाते देखता रहा। उसका मन गवारा नहीं कर रहा था कि रिया को जाकर रोक ले, मगर उसे ठहरे देखकर सुमन जी ने खुद ही रिया को आवाज़ देकर रोक लिया और उसके पास गई। बेटा, तुम जा क्यों रही हो? अमित को जाने दो। रिया हैरानी से देखने लगी और राजीव की तरफ देखा, जो कि अंदर से हाथ बांधे देख रहा था। सुमन जी ने मुस्कुराकर कहा, अमित बेटा, इसका सामान ले आओ, और ये घर वापस आई है, तुम्हें जाने नहीं दूंगी। मगर मम्मी, राजीव, रिया को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे, क्योंकि राजीव ने उसे एक बार भी रोकने को नहीं कहा था, ना ही माफ़ किया। सुमन जी ने फिर कहा, अरे छोड़ो इसको, फूला रहने दो इसका मुंह, एक दिन माफ़ कर देगा, चिंता मत करो, चलो अंदर। रिया ठिठकते कदमों से आगे तो बढ़ी, लेकिन ना तो वो खुशी थी और ना राजीव के बुलाने से होती, ना ही उसका मन मान रहा था कि इस तरह लौटे। उसे अंदर आते देखकर राजीव ने मुंह घुमा लिया, लेकिन रिया के बहते आंसू उसने देख लिए थे, जो उसने कभी नहीं देखे थे, जिससे राजीव का वो प्यार जाग गया जो रिया के लिए पहले हुआ करता था। राजीव की आंखों में रिया को रोते देखकर आंसू आ गए और उसकी आंखें भी भर आईं। वो दिन याद आ गए जो उसने रिया के साथ प्यार से बिताए थे। राजीव खुद को रोक न सका और उसने आवाज़ दी, रुको। डरी डरी रिया उसे झुकी नजरें उठाकर देखने लगी। राजीव ने अपनी माँ से कहा, मम्मी इसकी आरती तो उतारो, आखिर 2 साल बाद घर आई है। रिया ने ये सुनते ही राजीव की तरह देखा तो राजीव के आंसू देखकर फबक कर रोने लगी। रिया, तुमने दुख तो बहुत दिया, मगर दिल तुम्हारी माफ़ी कबूल कर रहा है। चलो फिर से दोनों मिलकर गृहस्थी बचा लेते हैं। राजीव के आगे रिया ने हाथ जोड़े और फिर उसके कदमों में गिर गई। सुमन जी ने उसे उठाया तो उसने उनके भी पैर छुए और उन्होंने उसको गले से लगा लिया। एक टूट चुका घर फिर से संवर रहा था और सभी के आंसू खुशी के थे। अमित भी ये सब देखकर खुश होता हुआ चला गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।